गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। अच्छा ये 7 हो गए ना, ये जुड़ते जाएंगे आप। ऐसे हटा दो इसको। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बेटा पेन और कॉपी साथ में है? हाँ सर। हाँ, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता जाऊं उसको आप लिखते रहना। यस सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना, जो पहला लेसन चल रहा है, ठीक है। हड़प्पा Yes, सभ्यता sir. के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हड़प्पा सभ्यता को जानने का प्रयास कर रहे थे, हड़प्पा का इतिहास क्या है ये चीज जानने का हम प्रयास कर रहे थे। इसकी खोज कैसे हुई, इस सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो आपकी इस लेसन का नाम देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, ईट, मनके और अस्थियां, ठीक है। तो इसका नाम ये क्यों रखा गया, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अगर हम किसी को बेस मान रहे हैं या आधार मान रहे हैं तो वही यही चीजें हैं। जैसे ईंट, अब आप देखेंगे जब खुदाई की गई तो ईंटें मिली हैं, ईंटों के अवशेष मिले हैं, मकान बने हुए वो ईंटों से बने हुए, चबूतरे बने हुए ईंटों से बने हुए। उसके बाद में मनके हैं, आभूषणों से रिलेटेड, और अस्थियां यानी कि खुदाई के दौरान बहुत सी हड्डियां ऐसी मिली है जिससे ये प्रतीत होता है कि आज से काफी समय पहले, हजारों वर्ष पहले कोई ना कोई सभ्यता यहां पर थी, लेकिन ना जाने किसी ना किसी वजह से वो आज विलुप्त हो चुकी है। इसलिए इस लेसन का नाम यही रखा गया है। लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में ही लेके पढ़ेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता में हमने कल आरंभ किया था कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का आरंभ हुआ, किन व्यक्तियों ने हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन किया, उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया, कहां से कहां तक ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो फैली हुई है, इन सभी चीजों की जानकारी हम जुटा चुके हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है निर्वाह के तरीके, जो मैंने कल आपको थोड़ा सा समझाया था। निर्वाह के तरीके यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी जिंदगी का गुजर बसर होता है। निर्वाह के तरीके, तो आप टॉपिक डाल लीजिए डालिए बेटा। यस सर। क्योंकि ये टॉपिक वाइज आएगा, अपन जो पढ़ेंगे ना अब वो टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे अपन। निर्वाह के तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे हैं हम, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपने दैनिक जीवन में क्या क्या कार्य करते थे, जैसे ही आप एक एक चीज लिखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो निर्वाह के तरीके में आप लिख लीजिए कृषि, पशुपालन, देखिए बेटा, कृषि, पशुपालन, व्यापार, और शिकार। कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार, लिख लिया बेटा। यस सर। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। आप खुद ब खुद निर्वाह के तरीकों का वर्णन कर देंगे, केवल एक एक चीज को समझिए आप। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, कृषि। बेटा मैंने आपको बताई थी कल एक चीज कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कृषि कार्य करते थे, और कृषि में क्या क्या बोते थे, गेहूं, जौ, सफेद चना, बाजरा, तिल और चावल,
चावल के प्रमाण भी मिले हैं, तो ये कृषि हो गया। बस इतना सा याद रखना है कि आप क्या लिखेंगे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग थे कृषि का कार्य करते थे, और कृषि में कौन कौन सी फसलें वो बोते थे वो मैंने आपको बता दिया। गेहूं, जौ, सफेद चना, तिल हो गया है, चावल हो गया, आपके बाजरा हो गया है। चावल के जो प्रमाण है वो कम मिले हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चावल की जो खेती होती है, हो सकता है कि उस समय चावल की खेती वो क्यों नहीं करते थे, क्योंकि चावल की खेती में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो चावल के अवशेष कहां मिले? जहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में था। चावल मिले हैं लेकिन कम मिले हैं। और कहां मिले हैं? जहां पर पानी प्रचुर मात्रा में था। तो पहला तरीका समझ लिया हमने, कृषि की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो अपनी की जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कृषि कार्य करते थे। और कृषि कार्यों में प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसल बोते थे वो? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल हो गया, आपके बाजरा हो गया, और चावल। तो इस प्रकार की क्या करते थे? कृषि करते थे। ठीक है, चले बेटा आगे। यस सर। कृषि समझ में आ गया? लिख देंगे ना भाई, जीवन निर्वाह के तरीके में कृषि क्या क्या बोते थे। चावल कम क्यों होता था? चावल कम मिलने के कम अवशेष है। अब देखिए आप, पशुपालन। दूसरा आ जाइए, पशुपालन। सीधी सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे। यानी कि अब इसका पता कैसे चला कि भाई वो पशुपालन करते थे? तो बेटा मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि जब खुदाई की गई तो जानवरों की हड्डियां मिली है। अब जानवरों की हड्डियां मिली है तो उससे प्रमाण हो जाता है कि उस समय जानवर हुआ करते थे, और उन जानवरों को उस समय के जो लोग थे वो पालने का कार्य करते थे। और प्रमुख जानवरों में मैंने बताया था मवेशी, जैसे भेड़ और बकरी बताया था ना। मवेशी, भेड़ बकरी हो गया है, सूअर हो गया है। तो इन चीजों के प्रमाण वहां मिले हैं। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे। फिर मछली और पक्षियों के हड्डियां मिली है, मछली और पक्षियों की हड्डियां भी वहां पर मिली है, जिससे क्या प्रमाण होता है कि वहां के लोग अन्न तो खाते थे, अनाज तो खाते थे, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के जो लोग थे वो मछली का सेवन भी करते थे। तो ये चीजें क्लियर हो गई पशुपालन में। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। पशुपालन करते थे, कौन कौन से पशु पालना होता है, और पशुओं का वो क्या करते थे, कुछ जैसे मछली हो गई, पक्षी हो गए, उनका शिकार कर लेते थे, उनको मारकर उनका मांस खा जाते थे। ठीक है, ये पशुपालन हो गया। अब देखिए बेटा, व्यापार। कुछ व्यापार के सबूत भी मिले हैं। जब खुदाई की गई तो उन्हें मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड कुछ मुद्राएं मिली है, या फिर मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड कुछ मुद्राएं मिली है, या कुछ सामग्री मिली है। अब वो मुद्रा, मेसोपोटामिया की मुद्रा हड़प्पा में कैसे आई? कैसे आई होगी? तभी तो आई होगी ना कि जब उन्होंने किसी प्रकार का लेन देन किया होगा या व्यापार किया होगा। तो इस चीज से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अन्य सभ्यताओं के लोग से व्यापार भी करते थे। एनी क्लियर? Yes, sir. ठीक है बेटा, यस सर। तीन चीज हो गई, कृषि, पशुपालन और व्यापार। अगला आ जाता है आपके शिकार। यानी कि शिकार से रिलेटेड यह है कि उस समय के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो मांस खाने का कार्य करते थे, मांस भी खाते थे। और मांस खाने का मतलब यह है कि जब वो खुदाई की गई तो वहां पर हड्डियां मिली है। तो हड्डियों से यह प्रतीत होता है कि उस समय के लोग थे जो जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी खाते थे। तो यह हो गया निर्वाह के तरीके। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोगों का निर्वाह, जो जीवन बसर होता था, उसके कौन कौन से तरीके थे, कौन कौन से कार्य वो करते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या कार्य
करते थे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। आगे चले। यस सर। ठीक है, यानी निर्वाह के तरीके कंप्लीट हो गए। 4 चीजें याद रख लीजिए आप, कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। अब इसका वर्णन कर दीजिए आप, कृषि में क्या क्या करते थे, फिर कृषि के बाद में पशुपालन करते थे, पशुपालन के बाद में व्यापार का थोड़ा सबूत मिला, और फिर उसके बाद में शिकार। तो ये हो गया आपके निर्वाह के तरीके। अब आपके आ जाता है अगला टॉपिक, लिख लीजिए आप, कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी की खेती किस प्रकार से करते थे, किस टेक्नोलॉजी से वो खेती करते थे, इस चीज के प्रमाण भी वहां पर मिले हैं। ठीक है, अब इसको भी अपन टॉपिक वाइज समझेंगे। देखो, हल, इनको लिखने से क्या होगा कि अपन हर चीज का वर्णन धीरे धीरे अपन इनका क्या कर देंगे, वर्णन करते चलेंगे। हल, जुताई, बीज, लिखते जाइए बेटा आप। कृषि प्रौद्योगिकी में हल, जुताई, बीज, कृषि औजार और सिंचाई। ये लीजिए बेटा, हल, जुताई, बीज, कृषि औजार और सिंचाई। अब इनका अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे विस्तार पूर्वक इनका वर्णन हम करेंगे। लिख लीजिए आप। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। लिख लिया ना? ठीक है, अब Yes. देखिए आप, यस सर। हल और जुताई से रिलेटेड देखते हैं अपन दोनों चीजें। यहां पर जब खुदाई की गई तो हल के जैसे दिखने वाला एक आइटम या एक चीज मिली, हल की तरह दिखने वाला, ऐसे ऐसे इस प्रकार का एक आइटम था जो हल की तरह दिखने वाला था, जिससे पता लगता है कि उस समय के जो सिंधु घाटी वाले जो लोग थे वो हल के द्वारा खेतों में जुताई का कार्य करते थे। ठीक है, और एक मिट्टी की मूर्ति मिली है, वृषभ। वृषभ किसको बोलते बेटा? बेल को। यानी कि जब खुदाई की गई सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहां पर एक मिट्टी का बेल मिला है, मिट्टी का बेल बना हुआ, बेल की मूर्ति, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय के जो लोग थे वो बेल के द्वारा खेत की क्या करवाते थे, जुताई करवाते थे। ये एक अंदाजा लगाया गया है, क्योंकि आज के समय, आज से थोड़ा समय पहले आप चले जाइए, आज से 10-12 साल पहले खेतों में जो बैल थे उनके द्वारा ही खेत जुताए जाते थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि मिट्टी के वृषभ यानी बैल की एक मूर्ति मिली है, जिससे इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो खेत की जुताई किसके द्वारा करवाते थे, बैल के द्वारा करवाते थे। यानी बैल खेत जोतने के काम में आता था। देख लीजिए, 2 चीज हो गई ना, 2 चीज हो गई, हल और जुताई। ठीक है, और हल के प्रमाण मिले भाई। हल कहां मिला है? हल का ये चिन्ह मैंने आपको बना दिया, और बैल का मैंने बता ही दिया कि हड़प्पा संस्कृति जब खुदाई हुई सभ्यता की, तो वहां पर मिट्टी का जो बैल था उसकी मूर्ति मिली है, जिससे पता लग जाता है कि उस समय के जो लोग थे खेत की जुताई में किसको काम में लेते थे, बैल को काम में लेते थे। जितने भी जो इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे,
जितने भी इतिहासकार जो खुदाई का कार्य कर रहे थे, ऐसे इतिहासकारों को पाकिस्तान, यानी कि मैंने आपको बताया कि जितने भी पुरातत्व विभाग के जो लोग थे जो इस सिंधु घाटी सभ्यता को बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, इसके इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे थे, तो वो क्या करते थे, लगातार उन क्षेत्रों की क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। और उस खुदाई के दौरान पाकिस्तान और बनावली, बनावली कहाँ है बेटा, हरियाणा में। शाबाश, मैंने बताया था ना, बनावली हरियाणा में, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र मिला है। तो बनावली और पाकिस्तान में हल मिलने के प्रमाण मिले हैं। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस जगह से मिले हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन किस जगह हल के प्रमाण मिले हैं, पाकिस्तान और बनावली बनावली हरियाणा में। याद रखेंगे बेटा, जहां पर हल मिलने के प्रमाण मिले हैं। ये दो चीज हो गई, हल और जुताई। भाई हल मिल गया, हल का मैंने आपको बता दिया, आकार इस प्रकार का एक आइटम मिला है, इस प्रकार की एक चीज मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि ये क्या है, हल है। और हल किससे खींचा जाता था, बैल के द्वारा खींचा जाता था। और बैल का प्रमाण कैसे मिला है, मिट्टी की मूर्तियां मिली है बैल की, जिससे पता लगता है कि उस समय जो खेत की जुताई होती थी वो किसके द्वारा की जाती थी, बैल के द्वारा की जाती थी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में फिर भाई एक्चुअल में खेती करते थे कि नहीं करते थे, इसके प्रमाण में मिलेगा आपको। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ राजस्थान। वहां पर जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्यूचर में, भविष्य में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ से आगे आने वाले समय के लिए जीके का क्वेश्चन हो गया ये, तो इसको याद रखेंगे, आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, कि जूते हुए खेत के प्रमाण कहां मिले हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के प्रमाण कहां मिले हैं, हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। खेत मिला है जिसमें ऐसा लग रहा है कि हल चलाया हुआ है। जब खुदाई की गई तो एक खेत मिला, और जिससे पता लग जाता है कि यहां पर हल चलाया हुआ है, और हल बैल के द्वारा चलाया गया, और यहां पर खेती की गई है। और हल कैसे चलाए गए हैं, ऐसे, इस प्रकार से क्या चलवाए गए हैं, हल चलवाए गए हैं, या हल चलने के प्रमाण मिले हैं। कहां पर मिले हैं, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगा, जिससे प्रतीत होता है कि एक साथ शायद 2 फसल बोया करते थे। वहां के लोग एक साथ कितनी फसल बोया करते थे, 2। यानी कि आप ये कहेंगे कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, और प्रमाण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां के लोग एक साथ 2 फसलें बोया करते थे। क्योंकि हल जुताई कैसे हो रही है, देखो एक हल तो ऐसे चला है, ऐसे, और एक हल ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो इसमें अलग फसल बो दी, पता लग जाएगा, और इसमें अलग फसल बो दी। तो ये प्रमाण मिले कि एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। हनुमानगढ़। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा हनुमानगढ़। याद रखेंगे, ठीक है, आगे चले। यस सर। अब इसमें क्या हुआ, हल जुताई दोनों हो गए, छोड़ो इसको, अब बीज पे आ जाओ। वहां के लोगों ने अनुमान लगाया कि वास्तव में बीज कैसे बिखेरते होंगे। तो बीज के लिए केवल इतना सा टॉपिक आया है कि हो सकता है कि हल जोतने के बाद बाद में
वहां के लोग खेतों में क्या करते थे, बीज फेंकते होंगे, केवल इतना ही प्रमाण मिला है कि ये कह सकते हैं कि एक तो क्या होता है कि पहले खेत में बीज फेंक दिया और फिर हल चला दिया, और एक ये होता है कि पहले हल चला दो और फिर ऊपर से बीज फेंक दो। तो इस चीज का प्रमाण मिला है कि वहां ये जो विद्वान थे वो इस चीज को लेकर मान रहे थे कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो हल चलाने के बाद में ऊपर से उसके ऊपर क्या करते थे, बीज बिखेरते थे। ये इस चीज के प्रमाण उनको मिले हैं। ठीक है, चले बेटा आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कृषि औजार, बेटा खेती के लिए काम आने वाले औजार, कृषि औजार। सीधी सी बात है, जब खुदाई की गई तो नुकीले पत्थर मिले, कोई खड़ा पत्थर मिला है, कोई थोड़ा चौड़ा पत्थर मिला है, कोई लंबा पत्थर मिला है, नुकीले आगे से धारदार पत्थर मिले, और कुछ पत्थर ऐसे मिले थे जो पत्थर के फलक जो किसमें घुसे हुए थे, लकड़ी में, यानी लकड़ी का एक डंडा था, एक लकड़ी का डंडा है, ये लकड़ी है, उसमें पत्थर फंसा हुआ था। तो उन लोगों ने इस चीज का अंदाजा लगाया कि उस समय के जो लोगों के जो हथियार, जो औजार होते थे वो किसके होते थे, पत्थर के फलक। आप पत्थर का एक टुकड़ा उठा लीजिए, एक हिस्सा उसका क्या होता है, नुकीला होता है, और उससे आप किसी भी चीज को काट सकते हैं, किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस समय भी खुदाई के दौरान बेटा पत्थर के फलक मिले हैं, और कुछ फलक ऐसे थे जो लकड़ी के हत्थे में लगे हुए थे, जिससे पता लग जाता है कि उस समय कृषि के औजारों के रूप में इन हथियारों को या इन औजारों को, यानी पत्थर के फलक जो लकड़ी में लगे हुए थे, उन कृषि औजारों को कृषि कार्यों में के काम में लिया जाता था। ठीक है, बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यानी कहने का मतलब मैं ये से कह रहा हूं कि उस समय जब खुदाई की गई तो लकड़ी के कुछ हत्थे थे, हत्थे, उन हत्थों में आगे से पत्थर के कुछ टुकड़े फंसे हुए थे, जिससे पता लगाया उन लोगों ने कि उस समय कृषि कार्यों में इस औजार को काम में लेते थे। फसल की कटाई, आप फसल बोते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसकी कटाई। तो कटाई कैसे होती थी, कटाई के औजार बता रहा हूं मैं आपको कि लकड़ी की जो हत्थे होते थे उसमें पत्थर के फलक क्या होते थे, फंसे हुए रहते थे। तो अनुमानित ऐसा लगाया जाता है अनुमान कि उस समय फसल कटाई में ये औजार जो थे वो काम में लिए जाते थे। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, आ गया sir. आपके लास्ट कौन सा, सिंचाई। इसमें यानी कृषि प्रौद्योगिकी में लास्ट आ गया सिंचाई। अब सीधी सी बात है, हम फसल बो रहे हैं, तो फसल बोने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की, सिंचाई की। तो उसके प्रमाण भी मिले हैं कि सिंचाई करते थे कि नहीं करते थे, सिंचाई के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं। तो बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पर सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब सिंचाई के प्रमाण कहां कहां मिले हैं, शोरतगुई कहां है बेटा, शोरतगुई कहां है, Afghanistan. अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। यहां पर नहरों के प्रमाण मिले हैं, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में नहर होने के प्रमाण कहां मिले हैं, शोरतगुई में, जिससे यह अंदाजा लगा जा सकता है कि उस समय के जो लोग थे नहर के पानी से खेतों में सिंचाई का कार्य करते थे। ठीक है, Yes, sir. और कुएं, कुछ कुएं भी मिले, कुएं मिले हैं, तो कुएं से भी इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के जो लोग थे कुएं के द्वारा या कुएं के पानी से भी खेतों में सिंचाई का कार्य करते थे। कुएं मिल गए, नहरें मिल गई, छोटे छोटे तालाब मिल गए, जिससे इस चीज का पता लग जाता है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे खेतों में सिंचाई का कार्य इन माध्यमों के द्वारा किया जाता था। और इंपॉर्टेंट चीज,
धोलावीरा, धोलावीरा में विशाल जलाशय के प्रमाण मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कालीबंगा में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, वैसे आप ये कहेंगे कि धोलावीरा में विशाल जलाशय के प्रमाण मिले हैं। आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि विशाल जलाशय के प्रमाण कहां से मिले हैं या कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? धोलावीरा। और धोलावीरा कहां है बेटा? गुजरात। गुजरात में। यानी कि धोलावीरा गुजरात में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, जो इस चीज को सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता में जो खेतों की सिंचाई होती थी वो इन माध्यमों के द्वारा होती थी। शोरतगुई में क्या मिला? नहर के प्रमाण। कुछ जगह कुएं मिले हैं और धोलावीरा में विशाल जलाशय के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है या ज्ञात होता है कि उस समय के जो लोग थे वो सिंचाई के लिए इन माध्यमों को काम में लेते थे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे चले। Yes, sir. यस सर। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है वो त्रिकोण अवस्था में था। बेटा हड़प्पा के बारे में इतना ही है लास्ट। अब अपन अगली नगर की ओर चलेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, देखो बेटा देख लीजिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख नगर मिले थे, दो प्रमुख केंद्र मिले थे, प्रमुख जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। याद रखेंगे बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? मुख्य, जिनका अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे, हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की लगभग हड़प्पा का जो अध्ययन है वो हम लगभग कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत और हम देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। मैंने यहां पर लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है वो त्रिकोण अवस्था में है। बुक्स किस किस के पास है बेटा? मेरे पास नंदिनी सैनी। सर निकिता शर्मा। बुक है? यस सर। बेटा आप बुक देखिए, आपके बुक में नक्शा बना हुआ है, यस सर। उस नक्शे को आप देखिए। आप, मैं आपको बताता हूं, आप समझ जाएंगे। देखो ए, इससे आप देखेंगे, आप जैसे अपने बुक में नक्शा देखेंगे ना, तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक आ गया है। सुत का गेंडोर कहां पर है? पाकिस्तान में। याद रखेंगे, वर्तमान पाकिस्तान। सुत का गेंडोर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पाकिस्तान का एरिया है। अभी आप फिर नक्शा देखना, फिर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये बी है आपके मांडा। मांडा जो है आपके J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद में आपके आ जाता है आलमगीरपुर, सी में आलमगीरपुर कहां पर है बेटा? यूपी। आलमगीरपुर आपके यूपी में आ गया। और नीचे डी में आ जाइए देमाबाद। देमाबाद कहां है बेटा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।
ये देखिए आप, ये त्रिकोण में है हड़प्पा। अब आप अपना नक्शा देखिए, इस प्रकार से नक्शा बना हुआ है भारत का, ऐसे करके, यहां पर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे बना हुआ है। अब आप यहां जब आएंगे, ये सुत का गेंडोर है, ये मान लीजिए पाकिस्तान, ये ए बिंदु हो गया। यहां से जम्मू कश्मीर में मांडा आ गया, मांडा से आप यहां आ जाओ यूपी में आलमगीरपुर, और यहां से आप आ जाओ महाराष्ट्र देमाबाद। ये देखो त्रिकोण हो गया ऐसे, जिसमें गुजरात वाला एरिया भी आ गया, आपके राजस्थान का कालीबंगा पीलीबंगा भी आ गया, धोलावीरा गुजरात वाला क्षेत्र आ गया, इधर आप पंजाब हरियाणा ये जो आ गए एरिया, ये भी इधर आ गए। तो कहने का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसका जो विस्तार है वो बिल्कुल किसकी तरह दिखता है? त्रिकोण की तरह, तीन कोण। यहां से स्टार्ट कर दो, जम्मू कश्मीर चले जाओ, यूपी आ गए, यूपी से महाराष्ट्र देमाबाद आ गए, और ये पूरा एरिया कवर करते हुए वापस यहां पर। तो इस प्रकार से आप नक्शा देख लीजिए, आपके नक्शा होगा। नक्शा है बेटा किताब में? सर पेज नंबर? बेटा पेज नंबर तो है नहीं, लेकिन आप ऐसा नक्शा देखिए जिसमें ये बताया हुआ है कि जैसे भारत का नक्शा बना हुआ है, ये नक्शा, तो इसके पास पास में ऐसे लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर केंद्र बिंदु बता रखे कौन कौन सी जगह है। कोट दीजी है आपके, धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है। मैंने लिखवाया था ना आपको कल इसका विस्तार। नहीं मिल रहा? कोई बात नहीं, मत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं ना। केवल आपको ये देखना है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये हो गया हड़प्पा का विस्तार जो है त्रिकोण में फैला हुआ है। और एक चीज आपको बता दूं कि जब, चलो एक क्वेश्चन बता दीजिए आप तो मेरे को, कि जब हड़प्पा संस्कृति का उत्खनन हो रहा था या जब पता लगाया था, उस समय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग बना था। आपको यह बताना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय निदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और उनके लिए एक जीके का क्वेश्चन भी अब याद रख लेना भविष्य के लिए। भारतीय पुरातत्व के जनक, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आ जाता है कि भारतीय पुरातत्व, आज जो पुरातत्व विभाग है ना, जो खोज कर रहा है, उत्खनन कर रहा है, पुरानी सभ्यताओं, सभ्य संस्कृतियों के बारे में पता लगा रहा है पुरातत्व विभाग। तो हमारा जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसका जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, आप लिख लीजिए कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, लिख लीजिए आप। अलेक्जेंडर कनिंघम लिख लिया बेटा? यस सर। कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो किताब में? बेटा ऐसी कोई चीज जो छूट गई हो किताब में? भाई अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी चीज जो छूट गई हो। ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है, अब हड़प्पा कंप्लीट हो गया है आपका। हड़प्पा जो सभ्यता के बारे में हमें जितना जानना था वो हम जान चुके हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो कंप्लीट हड़प्पा के बारे में जानकारी हमने जुटा ली है। वहां जीवन निर्वाह कैसे होता था, कृषि प्रौद्योगिकी में क्या क्या यूज होता था, उसका विस्तार कहां से कहां तक है, हड़प्पा की खोज कैसे हुई, हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले कैसे हुआ, क्योंकि सबसे पहले उत्खनन अगर किसी जगह का हुआ वो कहाँ का हुआ था? हड़प्पा का हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में दो नगर प्रमुख मैंने आपको बताए थे, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो अब हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अध्ययन हम अब करने जा रहे हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो काफी अच्छा नाम है। इसका एक शाब्दिक अर्थ है, बेटा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला या शहर। याद रखेंगे आप कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला या शहर, क्योंकि जब इस टीले की खुदाई की गई या इस क्षेत्र की खुदाई की गई तो यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में अस्थि पंजर मिले हैं, हड्डियां मिली है, जिससे ये कहा जाता है, इसको नाम दिया गया मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या रखा है, क्या है, मुर्दों का शहर या मुर्दों का टीला। चले आगे। यस सर। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खासियत यह है कि यहां पर एक सुनियोजित शहरी केंद्र मिला है। सुनियोजित, सुनियोजित शहरी केंद्र, 2-2.5 मिनट हो रहा है। सुनियोजित शहरी केंद्र यहां पर मिला है, व्यवस्थित ढंग से बना हुआ नगर और शहर। एक आश्चर्य होता है कि आज के समय में इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज नहीं है जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आज से हजारों वर्ष पहले मोहनजोदड़ो में देखने को मिली थी। एक सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ नगर या शहर जो मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिला है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो था उसमें जो बस्ती थी, बस्ती 2 भागों में बटी हुई थी। यानी कि बस्ती 2 भागों में बटी हुई थी। याद रखेंगे आप, एक तो ऊपरी हिस्सा, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो था दुर्ग, छोटा होता था, यह हिस्सा जो होता था वो छोटा होता था। ठीक है, और निचला हिस्सा यानी कि नगर जो क्या होता था अपेक्षाकृत बड़ा। ये 2 हो गए। यानी कि आप ये कहेंगे कि मोहनजोदड़ो जो था, जो उसकी जो बस्ती थी वो 2 भागों में विभाजित थी, 2 भागों में बटी हुई थी। छोटा जो ऊंचाई पर था, यानी कि जो छोटा भाग था वो कहां था, ऊंचाई पर। ठीक है, थोड़ा ऊपर। और एक था नगर या बस्ती या निचला शहर, यानी कि निचला शहर या नगर। ये क्या होता था, इससे नीचे होता था। जैसे ये ऊंचाई पर एक बस्ती बनी हुई है, एक भाग तो ये हो गया, ठीक है, और एक भाग इससे नीचे हो गया, ऐसे। तो ये थोड़ा ऊंचाई पे होता था लेकिन छोटा था आकार इसका, और ये निचला शहर होता था जो इससे क्या होता था, बड़ा होता था। तो ये तो दुर्ग वाला क्षेत्र हो गया, किले वाला क्षेत्र, और नीचे ये शहर बसा हुआ है। ठीक है बेटा, 1 मिनट और है, चैप्टर ये टॉपिक यहाँ बीच में रुक जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए बेटा।